नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है A1 बैंकिंग क्लासेस के अंदर। आज हम एक बार फिर आपके साथ में है अगले क्वेश्चन पेपर की एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, केवल और केवल हमारा ही एक इंस्टीट्यूट ऐसा है जो आपको लाइव सेशन की क्लासेस प्रोवाइड करता है, साथ में सभी प्रकार के क्वेश्चंस के टेस्ट के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो बैंकिंग के एग्जाम को फॉलो करते हुए रखे जाते हैं। तो क्वेश्चन पेपर नंबर आज का है 140 के बाद में हमारे इंग्लिश के पेपर में कोई परिवर्तन नहीं है, सेम वही इंग्लिश का पेपर है। 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स है, 20 मिनट का सेशन मिलने वाला। ये टेस्ट जो है हम प्रॉपर एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज कराते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स प्रॉपर एग्जाम वाला फील ले और उसी प्रेशर को फेस करें जो एग्जाम में मिलता है। चलिए समय खराब किए बिना हम आपके साथ में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ जाता है इंग्लिश का। हम पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर एक एक करके कराएंगे, रीडिंग भी करेंगे आपके लिए, मीनिंग भी बताएंगे। तो सभी को ध्यान देना है, ये क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करना जरूरी है। इस बार क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल हमने जानकर बढ़ा दिया। डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया क्योंकि हर बार हम क्या करते हैं, बच्चे के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हर बार लेवल को एक्सटेंड करते हैं ताकि बच्चा भी और ज्यादा एफर्ट्स करे और ज्यादा इंटरेस्ट ले। तो सबसे पहली चीज ध्यान क्या रखनी है, हमारे पास आता है क्वेश्चन पेपर 9 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर है। मैं जो ये क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं, मैं ये मानकर एक क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं कि मेरे विद्यार्थियों ने इस टेस्ट को अच्छे से फेस किया है, मैं इस तरीके से करा रहा हूं। अब सबसे पहली बात, नॉर्मली मैं अगर क्वेश्चन पेपर करता हूं, मुझे सॉल्व करना है तो दो तरीके आते हैं। अगर मेरी इंग्लिश की रीडिंग बहुत अच्छी है तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ने के बाद में पैसेज रीड करूंगा, माइंड में उसके कीवर्ड्स को रिटेन यानी बचा कर रखूंगा और डायरेक्टली उत्तर दूंगा। पॉइंट नंबर दूसरा, यदि मेरी रीडिंग कमजोर है, मेरी रीडिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस बार मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शंस पढ़ने के बाद में पैसेज की टोन को ध्यान में रखते हुए आंसर करता चलूंगा। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर आंसर बनाते हैं। सबसे पहली शुरुआत की बात करते हैं यहां पर। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे पास। तो क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन हमारे पास में जो आता है वो क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। किसी भी देश में टूरिज्म का क्या रोल होता है इकोनॉमी के अंदर, टूरिज्म कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसे हम बिना पढ़े कर सकते हैं, कॉमन सेंस है। विदेशों से लोग हमारे देश में आएंगे तो पैसा बढ़ेगा, पहली सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, हमें पैसा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके रिसोर्सेज बढ़ेंगे, आय के साधन संसाधन बढ़ेंगे और हमारा फॉरेक्स रिजर्व, विदेशों से आई हुई करेंसी हमारी बढ़ने लग जाएगी। ये एक सबसे बड़ा पार्ट है। तो पहला पॉइंट हम बिना पढ़े आंसर कर सकते हैं, फिर भी हम इसे रीड करते हैं। सबसे पहले हमने रीड किया, क्या किया, यहां पे रीड किया, टूरिज्म इज क्रूशियल फॉर एनहेंसमेंट ऑफ इंडियाज गुडविल इंटरनेशनली। टूरिज्म इंडिया की गुडविल को बढ़ाने के लिए जरूरी है, कह सकते हैं, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंशन में दिया होगा तभी हम इस आंसर को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम एक्सेप्ट ही नहीं करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म टू जीडीपी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया इज 6 and 8 to 10%। अब कॉमन सी बात है कि जितना पैसा मिलेगा आपके देश में टूरिज्म से, आपके देश की इकोनॉमी डेवलप होगी, जितना भी सपोर्ट मिलेगा वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ही होने वाला है। तो ये एक पॉजिटिव सिनेरियो का आंसर हमारा बनता नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट अर्न्स अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस ऑन टूरिज्म सेक्टर। कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अर्न करती है, लेकिन अर्न तो करती है लेकिन ग्रोथ कैसे होगी, टूरिज्म की ग्रोथ कैसे होगी, अर्न तो कर रही है, उससे तो जीडीपी ग्रो रही है, गवर्नमेंट टूरिज्म को कैसे ग्रो करेगी, इसको देखना है। टूरिज्म इज द थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग इन इंडिया। तो यहां पे ये दो पॉइंट होते हुए नजर आ रहे हैं, कायदे से यही पॉइंट हमें बी और डी में नजर आ रहा है। ये क्वेश्चन अब हमें देखना है ठीक सही है या गलत है, सही है या गलत है। तो अब इस क्वेश्चन को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके पैसेज को पढ़ेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे तो हमारे पास में फर्स्ट लाइन के अंदर ही हमारे को ऊपर से ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे जीडीपी दिख जाएगा।
और जीडीपी क्या दिख रहा है 62.8%। और दूसरी बात क्या, थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। तो अब ये दोनों ही पॉइंट हमारे को इसी एक क्वेश्चन में मिल जाते हैं। जब एक ही पॉइंट में बी और डी ऑप्शन मिल जाता है तो कोई आवश्यकता नहीं है पूरा का पूरा पैसेज पढ़ने की। ये पैटर्न आप इजीली फॉलो कर सकते हैं जब आप स्किपिंग, स्किमिंग, स्कैनिंग, ये तीन वर्ड याद रखना। स्कैन कब, जब आपको एक पॉइंट मिल जाए उस एक पॉइंट को अच्छे से स्कैन करो, नहीं मिल रहा स्किप करते चलो, स्किप करते चलो और स्किम करते चलो, उंगली फहराते चलो, ओवरव्यू लेते चलो, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारे को यही मिल जाता है। पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या आ रहा है बच्चा, पहला क्वेश्चन हमारे पास में आ जाता है, पहला क्वेश्चन हमारे पास में आ जाता है, सबसे पहले क्या आ रहा है, ई ऑप्शन हमारा पहला बनता है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला सवाल क्या है हमारे पास में, नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 नीचे ही है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, which of the following falls under the definition of rural tourism set up by मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कौन सा रूल सेटअप किया, कौन सा रूल सेटअप किया है ताकि गांव की संपदा भी बढ़े, गांव के रिसोर्सेज भी बढ़े और विदेशों से जितने भी लोग आ रहे हैं उनको भी हमारे इंडिया के कल्चर को जानने का मौका मिले। तो ठीक है भाई, which of the following falls under the definition of rural टूरिज्म सेट बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। अब पहले इसी पार्ट को, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को एक बार ऊपर से देखें, अगर हम ऊपर से ओवरऑल देखें तो अगर हमारे को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मिल जाता है तो उसी के आसपास हमारा आंसर मिलना शुरू हो जाएगा, उसी के आसपास हमारा आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। और यदि नहीं मिलता है तो ऑप्शन देखना ही शुरू कर देते हैं। चलिए जी, टूरिस्ट पैराडाइज इंडिया इज मैग्नम ऑफ डाइवर्स जियोग्राफी कल्चर ऑफरिंग 30% हेरिटेज साइट। 30 वर्ल्ड की हेरिटेज साइट है, 25 बायोग्राफिकल जोन्स है, अट्रैक्ट करते हैं बीचेस, बहुत शानदार। ठीक है जी, टूरिज्म इंडिया का 6.8% जीडीपी की और थर्ड लार्जेस्ट एक्सचेंज अर्नर है पूरे विश्व के अंदर, यूएसडी 18.13 बिलियन, यानी सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। नेग्लेक्ट अगर करते हैं प्रमोशन ऑफ टूरिज्म का तो ये हार्मफुल है इंडियन इकोनॉमी के लिए। रीसेंट ईयर में हमें पता चला है कि इंक्रीज हुआ है टूरिज्म ग्रोथ, ठीक है, और ऑब्वियसली ये किसकी स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी है। 69% पॉपुलेशन जो है इंडिया की रूरल एरिया में रहती है, 6.5 विलेजेस हैं, मिलियन विलेजेस हैं पूरे देश के अंदर, और एक वाइटल रोल प्ले करता है रूरल टूरिज्म को। जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया मेक्स यूनिक स्पोर्ट फॉर हार्नेसिंग रूरल टूरिज्म। देखो अब ये रूरल टूरिज्म का पॉइंट है, क्वेश्चन भी वही है, विच कैन इंक्लूड रूरल टूरिस्ट साइट है, डेजर्ट, माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, आइलैंड, कॉस्ट इन डिफरेंट रीजन। इंडिया शोकेस अ वैरायटी ऑफ कल्चरल पैटर्न हैविंग डिफरेंट लाइफस्टाइल। अब भारत के अंदर तो हर प्रकार का व्यक्ति पाया जाता है ना भाई, हर प्रकार का हेरिटेज है, हर प्रकार का कल्चर है, हर प्रकार की चीज है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे बार बार रूरल एरियाज को प्रमोट किया जा रहा है, दे कैन इनकॉर्पोरेट एंड डैश इन फॉर्म ऑफ रूरल टूरिज्म। ठीक है जी, हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं। फैक्टर्स सच एज इंक्रीजिंग लेवल ऑफ अवेयरनेस, ग्रोइंग इंटरेस्ट इन हेरिटेज एंड कल्चर एंड इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी have fueled a move of trend towards the rural tourism। यानी ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, अब लोगों को भी रूरल टूरिज्म की वैल्यू पता चल रही है, नेचर से कनेक्टिविटी बढ़ रही है। दिस विल नॉट ओनली प्रिजर्व द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ द कंट्री, यानी रूरल टूरिज्म केवल बचाएगा ही नहीं बल्कि बढ़ाएगा भी, जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट विलेजेस में, ध्यान से सुनना है, जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट विलेजेस में, और बेनिफिट मिलेगा स्किल डेवलपमेंट को, और गांव में भी बहुत सारी जॉब्स मिलेंगी, ध्यान से सुनना है, जॉब्स मिलेगी गांव के अंदर, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, एज दैट ऑफ गाइड। अब कैसी कैसी चीजें बढ़ेंगी, गाइड, ड्राइवर, कुक, हाउसकीपिंग, और ये सारे काम मिलेंगे टूरिज्म के बढ़ने के बाद। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, देखो अब ये वही लाइन आ गई है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म स्पेसिफाई एनी फॉर्म ऑफ टूरिज्म दैट शोकेस रूरल लाइफ, आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज एट रूरल लोकेशन, बेनिफिट लोकल कम्युनिटी। यहाँ पे क्लियर बोल रहा है कि अगर कोई भी प्रकार का टूरिज्म है ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है लोकल कम्युनिटी को, याद रखना है रूरल टूरिज्म के नाम पर। रूरल टूरिज्म में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ये सारी चीजें हमारी रूरल टूरिज्म में, जिससे टूरिज्म बढ़ता है। द कंट्री हैज सीन सक्सेसफुल रूरल टूरिज्म मॉडल। केरला में मिलता है बैक वाटर, कर्नाटक में मिलता है फॉरेस्ट, तमिलनाडु में टेम्पल। ओके जी, सवाल आ गया, रूरल टूरिज्म से हमें क्या मिलता है या कैसे प्रमोट होता है। तो अब आंसर पढ़ते हैं, अब आंसर पढ़ते हैं, सवाल का जवाब पढ़ते हैं। ये लो जी सवाल का जवाब। अब टूरिज्म शुड हैव
सोशल और इकोनॉमिक एडवांटेज फॉर लोकल कम्युनिटी, बिल्कुल सही है कि गांव के अंदर सामाजिक और इकोनॉमिक यानी आर्थिक सहायता पहुंचनी चाहिए, बिल्कुल सही है। टूरिज्म जो है दिखाता है, प्रदर्शित करता है गांव की लाइफ को, आर्ट को और कल्चर को, ये भी सही है। कायदे से 2 पॉइंट सही है, तीसरा फिर ऑल ऑफ दीज हो ही जाएगा। टूरिज्म शुड प्रमोट इंटरेक्शन बिटवीन टूरिस्ट एंड नेटिव्स, बिल्कुल सही है। तो कायदे से ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर तीसरा है इन व्हाट वेज रूरल एरियाज गेट बेनिफिट फ्रॉम टूरिज्म। किस तरीके से रूरल एरिया के लोग बेनिफिट पाते हैं टूरिज्म से? नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, सीधी सी बात है, कल्चर और हेरिटेज बचा रहेगा। अब सबसे पहली बात, टूरिज्म गिव राइज टू एम्प्लॉयमेंट एंड कंजर्व कल्चरल एंड हेरिटेज, बिल्कुल ठीक है, यही आंसर हो सकता है। एक्सपीरियंस करते ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन टू बिकम अट्रैक्टिव एनफ फॉर ट्रेवलर। क्या रूरल एरिया इतने ज्यादा जबरदस्त ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि रूरल ट्रेवलर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं? ये कहीं भी नहीं लिखा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल एरिया लिखा नहीं गया, और लिखा नहीं गया तो ये आंसर नहीं हो सकता। लोकल क्वेश्चंस कैन गेट प्रमोटेड थ्रू टूरिज्म। अब ये जीआई टैग की भी बात नहीं की गई, जिसकी बात नहीं की गई अगर पॉइंट नहीं है तो उसको काउंट ही नहीं करना है, ये हो नहीं सकता है। रूरल पीपल गेट अपॉर्चुनिटी टू टेक देयर कल्चर टू नेशनल। अब ये रूरल पीपल अपना कल्चर कब कहा गया है कि इंटरनेशनल ले जा सकते हैं? यहाँ पे तो एक सिंपल स्टेटमेंट है कि इंटरनेशनल जो टूरिज्म है वो हमारे देश में रूरल क्षेत्रों में आकर के अट्रैक्ट हो रहा है, ना कि रूरल एरिया विदेशों में अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, ये नहीं है। तो ऐसे में आंसर केवल ए ऑप्शन बनेगा। अगला सवाल क्या है, क्या ऐसी चीजें हैं जो अट्रैक्टिव टूरिज्म डेस्टिनेशन बनती है? क्या ऐसी चीजें हैं जो अट्रैक्टिव टूरिज्म डेस्टिनेशन बनती? कौन सी चीजें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं रूरल डेस्टिनेशन को? सबसे पहला तो हेट्रोजेनिटी ऑफ कल्चर। भारत के अंदर इतनी विभिन्न प्रकार की वैरायटीज हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं और अलग अलग प्रकार के कल्चर देखने को मिलते हैं, तो उससे लोग विदेशों से यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ग्रीन एनवायरमेंट, पॉल्यूशन फ्री, ये पैसेज में बताया नहीं गया। फिजिकल फीचर जो चेंज है ये भी नहीं बताया गया। हॉस्पिटैलिटी, हाँ ये रूरल पॉपुलेशन जो हॉस्पिटेबल है ताकि टूरिज्म को अट्रैक्ट करी, तो ये आप इसमें सॉरी ये गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़ हो गया, ये आंसर नहीं। हॉस्पिटैलिटी की बात नहीं हो रही है, हॉस्पिटैलिटी की बात तो की नहीं है, हालांकि ये होता है बट बात नहीं की गई है, बात नहीं की गई, बात की गई है डाइवर्सिटी। फिजिकल फीचर में डाइवर्सिटी है इंडिया के, ग्राउंड फॉर टूरिज्म यानी अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के क्षेत्र, कल्चर, रहन सहन, खान पान देखने को मिलता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज पर द गिवन पैसेज? कौन सी स्टेटमेंट गलत है? अब यहाँ पे कर्नाटक का बैक वाटर लिखा हुआ है, जबकि कर्नाटक के फॉरेस्ट है यहाँ पे मशहूर, और केरला का यहाँ पे बैक वाटर है, तो कायदे से ब्लैक होना चाहिए, बट ठीक है बैक वाटर भी है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये हमारा आंसर है भाई, यहीं पे गड़बड़ी है, यहीं कृपा रुकी हुई है आपकी। अगला सवाल है, सिनोनियम ढूंढना है मूव का, सिनोनियम ढूंढना है मूव का। अब मूव का सिनोनियम ढूंढना है, लेकिन मूव का सिनोनियम पैसेज के अकॉर्डिंगली चाहिए, नॉट एनी अदर सेक्शन। पैसेज में अगर कहीं पे मूव लिखा है तो ही आप उस मूव को ढूंढिए, ये रहा मूव। अब इस मूव का सिनोनियम ढूंढना है। अब इस मूव का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरी तरफ पहुंचना, ट्रेंड पहुंच रहा है गांव के टूरिज्म में, मूव हो रहा है, मूव हो रहा है, तो मूव का अर्थ क्या बन गया भाई? शिफ्ट करना, शिफ्ट करना बन गया हमारे पास। ब्लैंक के अनुसार कौन सा पैसेज आ रहा है? ब्लैंक के अनुसार कौन सा पैसेज आ रहा है भाई? ब्लैंक देख लेते हैं, चलो ब्लैंक के अनुसार आ रहा है, दीज कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एंड डैश इन फॉर्म ऑफ रूरल टूरिज्म। अब इसके अंदर ऑप्शन क्या? दीज कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, ओके जी, क्या है? ओके इनके साथ इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है जी, तो आंसर बनेगा हमारे पास एम्पलीफाई होता है बढ़ाना, फोर्टिफाई होता है बढ़ाना, इन्वोक हो नहीं सकता, एक ही वर्ड आएगा लिवरेज्ड। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वाइटल, वाइटल होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट ढूंढना है, स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट वाइटल, जोश और उत्साह के लिए आता है, जोश और उत्साह के लिए आता है। वाइटल कहते हैं किसी भी चीज का गहन रूप, बड़ा विशाल रूप, तो अपोजिट बनेगा ट्रिवियल, अपोजिट बनेगा ट्रिवियल, ट्रिवियल कहते हैं तुच्छ, छोटा सा, ना के बराबर। अब ये हमारे पास में कॉम्प्रिहेंशन बनता है। हार्मफुल का सिनोनियम ढूंढना है। हार्मफुल क्या होता है? हार्मफुल होता है जो चीज बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो, जो चीज बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो, तो इसका सिनोनियम ढूंढना है। तो डिट्रीमेंटल कह सकते हैं इसका सिनोनियम, डिट्रीमेंटल, डिटर कर देना, चीजों को खराब कर देना,
तो ये एक सिंपल सा पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन है, कायदे से इस पूरे कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद में इसकी एक थ्योरी डेवलप करनी है। सबसे पहले इस सेंटेंस को पढ़िएगा। रीअरेंजमेंट वैसे भी हमारे सभी बैचेस में चलने लग रहा है, तो रीअरेंजमेंट जो हमारे बैचेस में चल रहा है, उन बैचेस में चलने वाले रीअरेंजमेंट की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है कि बच्चों के क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे मैं 3 क्लासेस ली, 3 क्लासेस के अंदर बच्चों ने बहुत अच्छे से मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद बच्चों ने करके दिखाया। अब करके दिखाया तो ऐसी अवस्था में अब हम कैसे काम करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है, कैसे काम करेंगे। तो बच्चों को सबसे पहले मैंने बताया कि इसको पूरा पढ़िए, पूरा पढ़ने के बाद में फिर से हिंट ढूंढिए। अब दैट इज ऑल ही रोट। अब यहाँ पे ही ने लिखा है, ये ही कौन है हमें नहीं पता। चार्ल्स डार्विन यहाँ पे हमारा पहला नाम है, चार्ल्स डार्विन हमारे पास पहला नाम है। इन्होंने क्या किया, एक किताब लिखी है, एक किताब लिखी है, किताब का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, जब हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन गलती से आ जाता है जिसमें यहाँ पे इस प्रकार की ऑप्शन है, तो सी से जो स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है केवल मैं उसको देख लेता हूं, बाकी किसी ऑप्शन को पहले ही एलिमिनेट कर देता हूं। अब दूसरी थ्योरी हमारी बन जाती है, जब एक ही बार में हमारा कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा तो बचते हैं बचते हैं केवल एक ऑप्शन में, डी और ई। डी और ई यानी कि पहले बंदे ने किताब लिखी, अब किताब लिखने के बाद डी क्या कहता है, अब डी और ई 2 लाइन है, अब किताब लिखी तो रादर लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि कुछ डिफाइन कर रहा है। लाइफ ऑन अर्थ इवॉल्व थ्रू डेसेंट, यानी कि किसी चीज का डिस्क्रिप्शन है, जबकि यहाँ पे वो किताब के लिए सर्वनाम यूज कर रहा है। किताब लिखी है, किताब है सोसाइटी को डिस्क्राइब करने के लिए, और सोसाइटी किसकी है, नेचुरल वर्ल्ड की। तो यहाँ पे सी और ई ये ऑप्शन बन रहे हैं। जब सी और ई ऑप्शन बन रहे हैं तो हमारा केवल एक ही उत्तर बनेगा, ये वाला। ये एक ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है जिसे पूरा पढ़ना ही नहीं होता है, पूरा पढ़ना ही नहीं होता। अब कई बच्चे होते हैं बड़ी मेहनत करते हैं, नहीं मैं पूरा पढ़ूंगा। अरे बंधु पूरा पढ़ लोगे जरूरी है, लेकिन ट्रिक अप्लाई करोगे तो ज्यादा जरूरी है। ट्रिक अप्लाई करने का एक और दूसरा तरीका भी सुन लो, दूसरा तरीका भी सुन लो, और बता देते हैं तुम्हारे लिए, और आसान कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, और आसान कर देते हैं। सबसे पहला सवाल ध्यान से सुनना है, सबसे पहला सवाल यहाँ पे क्या है, जिस स्टेटमेंट में ही है वो आंसर नहीं हो सकता, पहले संज्ञा आएगा फिर सर्वनाम आएगा। जिस स्टेटमेंट में इट है ये भी पहला नहीं हो सकता, बट है विरोधाभास है ये भी नहीं हो सकता, रादर लाइफ लाइफ के बदले तो ये भी नहीं। तो जब ऑटोमेटिकली कोई ऑप्शन बच ही नहीं रहा है तो वो तो कहीं ना कहीं उलझा रहा है ना। तो ये कीवर्ड्स आपकी मदद करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट पहला हो सकता है कौन सा नहीं, और जब हमें मिल गया तो आपका आंसर ढूंढना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। खैर यहाँ पे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास में क्या है भाई, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन कुछ सेंटेंसेस गिवन है, ठीक है जी, चूज करना है और मार्क करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्सचुअली गलत है, कौन सा वाक्य ऐसा है जिसमें किसी भी प्रकार की व्याकरण की गलती है। ओके जी, इफ ऑल द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट या कॉन्टेक्सचुअली करेक्ट मार्क ऑल द करेक्ट। अगर आपको लगता है सारे ठीक है तो सबको ठीक मान लो, सारे गलत है तो भैया गलत मान लो। ओके जी, यहां पर ध्यान देते हैं, ओके है ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब बात आती है सेंटेंस को पढ़ते हैं। एन एप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी कैन एंड शुड इन्वॉल्व, ठीक है जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। कंसिडरेशन ऑफ वर्च्यू एंड इंप्रूवमेंट ऑफ के बाद में नाउन चाहिए, कैरेक्टर नाउन चाहिए, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव में मॉर्टिलिटी जो ही ये तो आपका नाउन नहीं बनता है, और मॉरल आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। तो मॉरल कैरेक्टर होगा, मॉर्टिलिटी होता है रेट, मृत्यु दर, कैरेक्टर का मॉर्टिलिटी रेट नहीं हो सकता, ये बात याद रखिए। और मॉरलिटी तो हो नहीं सकता, मॉरलिटी की जगह मॉरल होगा। मॉरल एक एडजेक्टिव है, मॉरलिटी जो है एक नाउन है। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए और अन्य कोई शब्द नहीं चाहिए, और कोई अन्य शब्द नहीं चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमारे पास में, अगला सवाल है ग्रीक स्कॉलर्स और पोइट ने डिस्कशन किया। ग्रीक स्कॉलर्स और पोइट ने डिस्कशन किया। अब ये डिस्कस खुद कर रहे हैं, करवाया नहीं जा रहा है, तो ये पैसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस चाहिए। तो ये तो यहाँ पे गलत हो गया भाई, यहाँ पे गलत हो गया। अब अगला सवाल आता है, अब हमारे पास अगला सवाल आता है, बचे 2 स्टेटमेंट, ऑल ऑफ अबव तो हो नहीं सकता, 2 गलत हो गए। हाई ग्लूकोज लेवल डिसरप्ट द बॉडीज इन्फ्लेमेटरी सिस्टम लीडिंग for a host of complication and a number of
disease. Okay जी, okay. Since the overthrow of the dictator Ferdinand Marcos in 1986, the Philippines has been a democracy in and. भाई सबसे पहली तो ये एक वाक्य सही है। अब क्यों सही है इसका लॉजिक समझते हैं, बिना लॉजिक के तो काम ही नहीं बनेगा ना, काम ही नहीं बनेगा। तो काम बनाना है तो एक बात यहां पे सुनिएगा, अपनी ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़ी। लेड टू आ होता है, लेड के साथ में कभी फोर नहीं आता है, लेड टू आ होगा, लेड के बाद में फोर नहीं आएगा। लेड टू आ होस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन इज द राइट आंसर। लीडिंग के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है और अन्य कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है। अगला सवाल आता है भाई, इसमें भी व्याकरण की गलती ढूंढनी है। ये 3 क्वेश्चन जरूर है लेकिन व्याकरण के भयंकर रूल्स लेकर आता है। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो अगला सवाल है हमारे पास में, क्या सवाल है? अगला सवाल है हमारे पास में, ठीक है जी, देखते हैं। ऑफिशियल डेज एंड मंथ्स टू रिकॉग्नाइज दिस और दैट group can seem gratuitous and ultimately meaningless यानी सब कुछ मीनिंगलेस है अगर ऐसा नहीं होता है तो unless का प्रयोग होना चाहिए, unless we as a society choose to take them seriously। यानी अगर हम चीजों को सीरियसली नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली हर चीज मीनिंगलेस नजर आएगी। जब ऑलरेडी रिजल्ट नेगेटिव है तो आगे आने वाली कंडीशन नेगेटिव ही होगी। वाइल का प्रयोग 2 पैरेलल एक्शन को दिखाता है। वाइल का प्रयोग क्या दिखाएगा? 2 पैरेलल एक्शन को। अगर 2 पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होना चाहिए, 2 नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव, यानी कि इसमें एक्शन एक साथ चलने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक एक्शन नहीं है, एक रिजल्ट है और दूसरी सिचुएशन। अगर ऐसा कोई सिचुएशन और रिजल्ट वाला सेक्शन आता है तो उसके लिए आपको कंजंक्शन चेंज करनी पड़ेगी, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन लगाना पड़ेगा। और कंजंक्शन ऑफ कंडीशन के अंदर नेगेटिव कंडीशन दिखानी है तो अनलेस ही आएगा। ये एक गड़बड़ी हो गई भाई हमारे पास में। ठीक है जी, दूसरा तो वैसे हमारा आंसर है ही ठीक, दूसरा तो आंसर हमारे पास ठीक है ही। तीसरा हमारे पास में जब हम पढ़ते हैं तो हेल्प इज डेस्परेटली नीडेड टू सपोर्ट वाइल्ड लाइफ डेंजर्स। ठीक है, लोकल कम्युनिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल टू प्रिवेंट वाइल्ड लाइफ, टू के बाद टू हैव नहीं, टू प्रिवेंट वाइल्ड लाइफ क्राइम। यहां पर जब आप सेंटेंस को पढ़ते हैं तो यहां पे सजेशन दिए जा रहे हैं कि ऐसी आवश्यकता है, और टू हैव प्रिवेंटेड यानी हम बचा चुके हैं। अगर बचा चुके हैं तो सेंटेंस प्रेजेंट में क्यों है? अगर बचा चुके हैं तो सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए था, लेकिन सेंटेंस कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए। तो टू हैव प्रिवेंट यानी हमें बचाना है। ऐसे नियम होने चाहिए जिसमें लॉ एनफोर्समेंट बॉडी या वाइल्ड लाइफ की जो कम्युनिटी है या रेंजर्स है उनसे बचाना है वाइल्ड लाइफ क्राइम को होने से। तो एक तो ये गड़बड़ हो गई भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है रिस्पॉन्डिंग टू पेंडेमिक। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो लीड की थर्ड फॉर्म लेड होती है। तो भाई एक ही सही है, केवल बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारे पास में 87 नंबर। 87 नंबर क्या कहता है? क्रिटिक्स हैव लॉन्ग आर्ग्यूड दैट। क्रिटिक्स ने लंबे समय से आर्ग्यू किया दैट के बाद एक्सपेंशन हो गया हमारे पास सब्जेक्ट की ये हो गई अतिरिक्त जानकारी के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट नहीं चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम पढ़ा चुके हैं, मतलब हम नहीं, मतलब नॉर्मली ऐसा होता है। अगर पढ़ा है तो देख लीजिए, क्योंकि मेरी तो आपके साथ 1 या 2 क्लासेस हुई हैं। तो एंड ऑब्वियसली यू मस्ट नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब सेक्शन आपके पास होना चाहिए इसका। Events in the early 1990s marked the end of legislated apartheid। अपार्थाइड किसको कहते हैं? अंग्रेजों के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में चलाई जाने वाली गोरे और काले की भेद या नीति। बट द सोशल एंड इकोनॉमिक इफेक्ट्स रिमेन्ड डीपली अनट्रेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इस ऑप्शन को जब आप देखते हैं, तो सेंटेंस की शुरुआत होती है इवेंट्स इन द 1990s। अब इवेंट्स इन द 1990s पास्ट टेंस है तो मार्क्ड आएगा ना। 1990 के इवेंट्स ने मार्क किया था। तो ये भाई गड़बड़ है, भाई इसमें गड़बड़ है। अगला सवाल क्या कहते हैं? ये वाला उत्तर सही है। क्यों? क्योंकि ये वाले में ऑल फंक्शनल रोल कंसेप्ट है, सब्जेक्ट है ऑल फंक्शनल रोल। तो ऑल के बाद में प्लूरल संज्ञा आती है, सिंगुलर संज्ञा नहीं आएगी। प्लूरल संज्ञा आएगी तो फंक्शनल रोल्स आएगा, रोल कॉन्सेप्ट आएगा। ये एक सिंपल सा आंसर बन जाएगा। ओके, अगला सवाल एक और है भाई।
क्वेश्चन नंबर 88 88 क्वेश्चन एक बार देखते हैं। 88 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। जब इसको सारे को पढ़ा तो अब इसमें जब गलती नहीं है तो अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये ऑल आर करेक्ट है, इसके सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो इसे समझाने की आवश्यकता नहीं है। समझाया वो क्वेश्चन जाता है जिसमें कोई गड़बड़ी हो, गड़बड़ी नहीं है तो ऑल आर करेक्ट वाले में क्या गलत करेंगे बच्चा जी। अगला सवाल हमारे पास में आता है, अरे अगला सवाल हमारे पास में आता है, क्या है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये आ रहा है अगला क्वेश्चन, हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है जी, इन डेस्कार्ट्स सिस्टम, ठीक है जी, इट वुड अपीयर दैट लॉ ऑफ फिजिक्स आर नेसेसरी। फिजिक्स के लॉज नेसेसरी हैं। अच्छा, चॉइस तो बन नहीं रही है यहाँ पे, दैट इटर्नल ट्रुथ आर नेसेसरी एज वेल। तो भाई ये और की गलती नहीं है। पहली बात तो दैट अगर यहाँ पे कंजंक्शन है तो इटर्नल ट्रुथ आर नेसेसरी, एक सेंटेंस ही हो गया, ऊपर ऑलरेडी एक सेंटेंस हो गया, तो अब यहां पर ये और का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जब दैट का इस्तेमाल हो गया तो अदर कंजंक्शन की जरूरत नहीं। और अगर यहां पे दैट इटर्नल ट्रुथ्स की बात हो रही है, अगर ये दैट जो है यहां पे ट्रुथ्स के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो आपकी जब पेयर स्टेटमेंट कोऑर्डिनेशन में, आपने विशेषण में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जब दो स्टेटमेंट इक्वल पेयर्स को दिखाती हैं, जब दो स्टेटमेंट इक्वल पेयर्स को दिखाती है तो हमेशा इक्वल पेयर्स को दिखाने के लिए एंड का प्रयोग होता है और किसी का प्रयोग नहीं होता। तो भैया एक गलती तो यहां पर आ गई है। अगला सवाल है, ट्रेवलर्स ऑफन कंप्लेन दैट इट इज नॉट फेयर टू बी चार्ज मोर फॉर होटल रूम ड्यूरिंग द समर देन इन विंटर, आना चाहिए भाई। अब ये ट्रेवलर्स कहते हैं भाई गर्मियों में पैसा ज्यादा ले रहे हो सर्दियों की तुलना में, ऐसा क्यों? ये तो धोखा है, गद्दारी कॉर्बे। अब यहां पे अगला सवाल आता है, ईमेल चेंजेस कैन ऑफन एस्केलेट और फिज आउट, और फिज आउट, वेयर एज फेस टू फेस मीटिंग ऑफन कट थ्रू आना चाहिए। कट थ्रू होना चाहिए, तुरंत रिजल्ट निकालने वाला। कट बाय कोई प्रेज नहीं होता है, कट थ्रू होता है तुरंत रिजल्ट निकालने की बात करना। भाई ये तो गड़बड़ है, तो बचा हुआ एक ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा और कोई ऑप्शन ठीक नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास हमें एक स्टेटमेंट, जब तीन गलत हो गई तो एक स्टेटमेंट होगी, ऑल और करेक्ट ऑप्शन है ही नहीं। तो ये भी ट्रिकी पॉइंट होता है, आपका टाइम बचाना है भाई यहाँ पे, तो इसलिए जरूरी है। अगला सवाल आता है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है, क्वेश्चन नंबर है 90, क्वेश्चन नंबर है 90। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 90 नंबर कहता है कि चार वर्ड है, ये देखना है कि कोई गड़बड़ी है तो बताइए, नहीं है तो बताइए, बात खत्म हो गई। अब नीचे तक कौन सा सीक्वेंस सही है, सीधा सही आंसर बताना बिना घुमा फिराए, सीधा सा ये देखना है कि कौन सा वर्ड रिप्लेसमेंट, इसे वर्ड स्विचिंग कहते हैं, वैसे वर्ड स्विचिंग कहते हैं। अब मैंने सेंटेंस पढ़ा, रिप्लेस करना है ऑफिस का, ऑफिस का कंप्यूटर, ऑफिस का कंप्यूटर, रिप्लेस करना ऑफिस का कंप्यूटर। टेक्नोलॉजी कंप्यूटर नहीं हो सकता, एक गड़बड़ी ये हो गई, तो पहले ये देखिए कि आउटडेटेड कंप्यूटर बदला जाएगा। तो पहला ऑप्शन जिसमें बी आ रहा है उसको टिक कर लीजिए, आंसर बन जाएगा। आउटडेटेड कंप्यूटर को बदलना है, एक लाइन हो गई है। फिर सी स्टेटमेंट आएगा, आउटडेटेड कंप्यूटर सिस्टम को बदलना है, ये भी ठीक है, सिस्टम विद न्यू टेक्नोलॉजी हो जाएगा, और एंड में आ जाएगा अलाउड। ठीक है जी, एक आंसर बन गया हमारे पास में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला सवाल आता है हमारे पास 91, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में फिर से पढ़ते हैं भाई। द एल्यूर, एल्यूर होता है आकर्षण करना, आकर्षित करना, आकर्षित किया जा रहा है, आकर्षित किया जा रहा है फ्रेश हर्ब कॉज्ड बाय द शेफ, शेफ के द्वारा क्या करना है, शेफ के द्वारा। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ईडी लगा हुआ है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कोई बात नहीं, डी और सी को रिप्लेस कर दो, ये आंसर बन जाएगा। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आपने जब नॉन फाइनाइट पढ़ा होगा, नॉन फाइनाइट पढ़ा होगा तो नॉन फाइनाइट में एक सबसे बेहतरीन लाइन पढ़ी होगी कि टू का प्रयोग जहां पर होगा उसके सदैव बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और कोई अन्य वर्ब का प्रयोग किसी अवस्था में नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो आंसर हमारे पास में सिंपल बन जाएगा बिना देरी किए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 92, चलो भाई ऊपर हो जा, ये 92 क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 92 कहता है हमारे पास में, कहता है देयर इज अ डैश हॉरिजन, हॉरिजन तो संसार या आकाश होता है, आउटस्कर्ट का हॉरिजन नहीं हो सकता, आउटस्कर्ट होता बाहरी क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र का हॉरिजन नहीं हो सकता, हॉरिजन नहीं हो सकता, आउटस्कर्ट बिल्डिंग का हॉरिजन नहीं हो सकता। भाई एक तो गड़बड़ी ये हो गई, एक तो गड़बड़ी यही हो गई कि यही एक उत्तर गलत है, यही एक उत्तर गलत है। ऑन इंडस्ट्रियल डैश, ऑन द इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल व्हाट, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है जल्दी से सही उत्तर को। तो सबसे पहला उत्तर आता है, सबसे पहला उत्तर देखते हैं हमारे पास में, जब भी ऐसा कोई
प्रश्न आता है तो क्या उत्तर बनता है? सबसे पहला उत्तर बनता है क्लस्टर ऑफ आउटस्कर्ट, यानी जंजाल बना हुआ है भाई। क्या बना पड़ा है? जंजाल बना हुआ है। क्लस्टर है, झुंड है, झुंड है किसका? क्लस्टर ऑफ, क्लस्टर ऑफ किस चीज का जंजाल बना हुआ है? इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स का जंजाल बना हुआ है। आउटस्कर्ट जो बाहरी क्षेत्र होता है, और बिल्डिंग्स का जंजाल नहीं हो, आउटस्कर्ट का जंजाल नहीं हो सकता। तो आंसर ये बनेगा, क्या है? जंजाल बना हुआ है किसका? इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स का, ऑफ आवर स्मॉल टाउन, बट वी टेंड टू इग्नोर देम, लेकिन हम इग्नोर कर रहे हैं, बट वी टेंड टू इग्नोर देम। तो यहाँ पे ऑन द होरिजन ऑफ आवर, यानी आसमान भरा पड़ा है किससे? आसमान भरा हुआ है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग से, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग से। और इसके बाद में रियून कर रहा है हमारे आउटस्कर्ट को, हमारे क्षेत्र को, बाह्य क्षेत्र को बर्बाद कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाता है आसान, यहाँ पे आंसर बन जाता है आसान। अगला आंसर बनेगा भाई, क्या आंसर है हमारे पास में? अगला आंसर बनता है 93 नंबर। ओके, 93 नंबर भी कायदे से है रिप्लेसमेंट का, कायदे से काफी सारे क्वेश्चन रिप्लेसमेंट के आगे छोटे बड़े मिलाकर। यूजुअली इतने क्वेश्चन सारे के सारे वर्ड रिप्लेसमेंट से नहीं होते, बट अच्छा है, कुछ सीखने को आपको मिल ही रहा है तो कोई नुकसान नहीं है। चलिए सवाल आता है हमारे पास में, आर्ट, माय आर्ट प्रोजेक्ट, मेरे आर्ट प्रोजेक्ट की बात हो रही है, उसको रिक्वायरमेंट है क्या करना है? मी टू असेंबल, यानी रिक्वायर्ड है कि उसे असेंबल करना है, असेंबल करना है। टू असेंबल, क्या असेंबल करेंगे? एक कलेक्शन असेंबल करेंगे, अ कलेक्शन ऑफ मैगजीन बनाएंगे। ठीक है, असेंबल करके कलेक्शन ऑफ मैगजीन बनाएंगे। केवल सी और डी रिप्लेस हो रहे हैं और कोई वर्ड रिप्लेस नहीं हो रहा है, और कोई वर्ड रिप्लेस नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है 94, 94 देखते हैं 94 किससे रिप्लेस हो रहा है? यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड अ बेटर कंपनी, तुम्हें कभी भी एक बेटर कंपनी नहीं मिलेगी देन अ डॉग, देन अ डॉग। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे कंपनी यानी साथ की बात करें, तुम्हें कभी भी डॉग से अच्छा साथ नहीं मिलेगा। ठीक है, एज अ डॉग विल ऑलवेज बी, ऑलवेज, ऑलवेज के बाद विल ऑलवेज, बाय प्लस यू है ना, तो यहाँ पे वर्ब चाहिए, वर्ब के लिए क्या आएगा? क्या आएगा? डॉग विल ऑलवेज ट्रीट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं गलत है ये, ध्यान से पढ़ते दोबारा से। यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड अ बेटर कंपनी, तुम्हें अच्छी संगति नहीं मिलेगी किससे? डॉग से बेहतर। एज अ डॉग विल ऑलवेज लॉयल, डॉग हमेशा लॉयल रहेगा, वो तुम्हारे को ट्रीट करेगा। एंड एक मिनट, स्टैंड बाय रहेगा तुम्हारे पास में, स्टैंड बाय रहेगा, और बी लॉयल, लॉयल। यहीं पे गड़बड़ी है, क्यों? क्योंकि बी हमारे पास मेन वर्ब आ गई, ये हमारे पास में मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद विशेषण चाहिए, और लॉयल विशेषण है, जबकि स्टैंड बाय होता है हर परिस्थिति में साथ खड़े रहना, साथ खड़े रहना। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, एक आध क्वेश्चन हाँ ना थोड़ा सा अटका देता है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आंसर को दोबारा देखते हैं। आपको लॉयल रहना है, यानी कि आपको हमेशा मिलेगी बेहतर कंपनी किससे? डॉग से। और डॉग से बेहतर कंपनी मिलेगी क्यों? डॉग हमेशा स्टैंड बाय मोड पे रहता है, स्टैंड बाय मोड पे हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, और हमेशा लॉयल रहेगा तुम्हारे लिए। लॉयल यानी बी और सी रिप्लेस होंगे, बी और सी रिप्लेस हो जाएंगे। तो चलो भाई, बी और सी का कोई ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन बनना चाहिए। ठीक है जी, बन रहा है सेकंड ऑप्शन, ये लो हमने टिक कर दिया यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है? प्लेग्राउंड ने जंप नहीं करी, प्लेग्राउंड जंप नहीं कर सकता भाई, प्लेग्राउंड जंप नहीं कर सकता है विद इक्विपमेंट, सामान लेके जंप नहीं करेगा। 50 स्टूडेंट्स फील्ड एंड जंप नहीं, तो कायदे से 50 स्टूडेंट ने जंप किया है, यहाँ पे जंप आना चाहिए भाई। पहली बात तो 50 स्टूडेंट्स ने जंप किया, अब जंप किया है, ठीक है जी। और प्लेग्राउंड यहाँ पे फील्ड हो जाएगा, यहाँ पे फील्ड हो जाएगा, एक पॉइंट ही हो गया। प्लेग्राउंड फील्ड हो जाएगा और बी डी से बदल जाएगा, यानी में हम खुशी से जंप करेंगे, और ओवरऑल इक्विपमेंट की बात होगी। ये आंसर हमारा बन जाएगा। तो आंसर बनेगा हमारा ए सी बी डी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 96 और 97 की बात हो रही है। 96 और 97 में थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन है हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स का, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। और पढ़ते हैं क्या है। लूजिंग टीम मेड अ डैश, बहादुरी दिखाने की कोशिश करी, जोशीला एफर्ट किया, लेकिन एफर्ट्स फ्यूटाइल थे, फायदा नहीं हुआ। जोश दिखाया, वैलियंट वैलर से बना है, वैलर होता है बहादुरी दिखाना, वैलर कहते हैं बहादुरी दिखाना, और बहादुरी दिखाने की कोशिश करी लेकिन रिजल्ट जीरो था, रिजल्ट जीरो था। मेरी दादी की हेल्थ एक्सट्रीमली
गड़बड़ है, गड़बड़ है। यहाँ पे क्रिपल होता है, लंगड़ा लंगड़ा के चलना, रिलायंट नहीं, स्प्लेंडेड होता है शानदार, फ्रेजाइल हो सकता है, फ्रेगाइल मतलब कमजोर हो चुकी है भाई, चल फिर नहीं पा रही है, चल फिर नहीं पा रही है, तो ऐसी अवस्था में फ्रेगाइल हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति पैथेटिक सिचुएशन में आ जाता है, बहुत ज्यादा बुरी अवस्था में आ जाता है, तो उसके लिए फ्रेगाइल वर्ड का यूज किया जाता है। अगला सवाल है, पहला सवाल ये ध्यान रखिए, कंडीशनल सेंटेंस के साथ कभी विल नहीं आता है। जब भी कंडीशनल सेंटेंस देखो, इफ, अनलेस, अनटिल, व्हेन, व्हाइल, ऐसे शब्दों के साथ में कभी भी क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, विल शैल का प्रयोग नहीं होगा। अब गड़बड़ी क्या है, वुड हैव है, वुड हैव है, तो याद रखना, पेयर याद रखना है, अगर हेड का प्रयोग करोगे तो वुड हैव आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ आई हैड स्टडीड, हैड आई स्टडीड। अब ध्यान से सुनना है, अगर तो यहाँ पे इफ भी बोल्ड है तो हैड आई स्टडीड आ जाएगा, और अगर इफ बोल्ड नहीं है तो इफ आई हैड स्टडीड आ जाएगा। तो हम ये मानकर चल रहे हैं इफ जो है बोल्ड नहीं है, बोल्ड नहीं है। अगर बोल्ड नहीं है तो आंसर आ जाएगा इफ आई हैड स्टडीड। अगला सवाल है, शी फेल्ट एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू रिटर्न। रिटर्न के साथ बच्चा जी बैक नहीं आता है, ये सुपरफ्लुअस है, ये सुपरफ्लुअस है, तो शी फेल्ट एन ओवरवेलमिंग डिजायर। डिजायर कभी प्लूरल नहीं होता है, डिजायर टू रिटर्न सही आंसर होगा। नो सूनर हैड आई, इसमें कोई गलती नहीं है भाई, नो सूनर हैड आई कोई गलती नहीं है भाई, बाकी ऑप्शन हमारे गड़बड़ है। नो सूनर जहां भी यूज होगा, नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली यूज होता है, तो इन्वर्जन का रूल लगता है। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा टेस्ट डिस्कस किया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो अभी हमारे साथ नए हैं और इंदौर के अंदर रहते हैं, अभी भी बैंकिंग का बेस्ट कोचिंग ढूंढ रहे हैं और तैयारी ठीक से नहीं हो पा रही है, तो ऐसी अवस्था के अंदर A1 बैंकिंग क्लासेस एक बेस्ट सोल्यूशन है आपके टेस्ट सीरीज के लिए, आपकी तैयारी के लिए और आपके बेहतर फ्यूचर के लिए। कोई फायदा नहीं है 36 जगह भटक भटक के परेशान हो गए बट बेटर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, स्कोर बढ़ नहीं रहा है, तो यहीं पर आपका एक लास्ट सोल्यूशन मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम यहीं पर। धन्यवाद।